A very good morning to all my dear friends. Communication, the human connection, is the key to personal and career success. पॉल जे मेयर का ये कोट है. ही इज़ राइट. कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. अपने आप से आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप स्पोर्ट्स में अगर देखेंगे तो दुनिया के टॉप प्लेयर्स कहते हैं कि उनके सक्सेस के पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि वो अपने आप से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो अपने आप को क्या कहते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं उसी के साथ साथ अपने आप का क्या सुनते हैं. कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे स्ट्रीट. आप क्या कहते हैं और आप क्या सुनते हैं, ये दो चीज़ें कम्युनिकेशन को फुलफिल करती हैं. स्पीकिंग इज़ जस्ट वन पार्ट, लिसनिंग इज़ जस्ट वन पार्ट, बट ये दोनों जब सिंक में हो देन यू कैन से कि कम्युनिकेशन हैज़ टेकन प्लेस. सेम थिंग गोज़ फॉर योर करियर सक्सेस एज वेल. आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे. दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं जिनका करियर डिस्ट्रॉय हो चुका है बिकॉज उनके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है. आज के ज़माने में हम भले ही जितने भी कंप्यूटर्स यूज़ करें, स्मार्टफोन्स यूज़ करें, टैबलेट्स यूज़ करें, कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों ना यूज़ करें, बट वी आर ऑलवेज वर्किंग विद ह्यूमन बींग्स. या फिर यू विल बी डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर फॉर ह्यूमन बींग्स. तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आज 5 अक्टूबर 2021 है, दिन है ट्यूसडे. आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सबसे पहले बात करेंगे डर्टी मनी के बारे में, फिर इंडिया ताइवान रिलेशनशिप, फिर किसानों का जो इश्यू चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, लगभग पिछले 10 महीनों से ये चल रहा है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं. और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. It's about various different groups. We'll go through it in detail. Please make sure कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. कोर्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, डेमो वीडियोस आप देखना चाहते हैं, प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, वैलिडिटी के बारे में जानना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप. डर्टी मनी, ये पायोनियर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है. एक बहुत बड़ा लीक हुआ, डेटा का लीक हुआ, बहुत सारे पेपर्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स हाथ में लगे. इंडियन एक्सप्रेस ने ये इन्वेस्टिगेशन किया. कुछ साल पहले की बात है जब पनामा पेपर्स सामने आए थे, और पनामा पेपर्स यानी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन, ये डॉक्यूमेंट सामने आए थे, तब पता चला कि कैसे अलग अलग लोगों ने कहाँ कहाँ पर पैसे अपनी जो वेल्थ हैं उसको डिपॉजिट किया था, वहाँ पर रखा था. अब एक दूसरा पेपर सामने आया है, इसका नाम है पेंडोरा पेपर्स. पेंडोरा पेपर्स जो हैं वो उसके बारे में कहते हैं कि अभी तक के जो बड़े बड़े लीक हुए हैं उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट, इट इज़ नॉट द बिगेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा of secret offshore affairs of wealth of the heads of government, business tycoons, celebrities and billionaires. For example, heads of government की बात करें तो यूके के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और उनकी वाइफ ने मिलकर जो एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उनका नाम भी इसमें आया है. बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स का नाम भी इसमें आया है. बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और दूसरे जो ऐसे बिलियनर्स हैं उनका नाम भी इस पेंडोरा पेपर्स में हमें पढ़ने को मिलता है. टू हाइड देयर वेल्थ पेइंग लिटिल और नो टैक्स, व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ब्लैक मनी के साथ जुड़ी हुई हैं. पैसे कमाए एडवर्टीज़मेंट में से, बिजनेस में से, कोई प्रोडक्ट्स को बेचा, कोई सर्विस को बेचा, बहुत सारी वेल्थ आपने जनरेट की, और आपने क्या किया, लेट्स से कि 100 करोड़ रुपए आपने कमाए. अगर आप उसके ऊपर लेजिट टैक्स पे करते तो आपको 30 करोड़ रुपए का टैक्स पे करना पड़ता. लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि 100 करोड़ में से 3-4 करोड़ रुपए का टैक्स पे किया, बाकी के जो पैसे हैं उन पैसों को दुनिया के दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया, और जिस देश में से वो वेल्थ जनरेट की थी
उसके ऊपर जो टैक्स पे करना था वो टैक्स पे उन्होंने नहीं किया, उन पैसों को उन्होंने छुपा दिया। ऐसे 35 वर्ल्ड लीडर्स यानी कि पॉलिटिशियंस, 300 पब्लिक ऑफिशियल्स और 100 ऐसे बिलियनर्स का नाम जो है वो हमें इस पेंडोरा पेपर्स में पढ़ने को मिलता है। दे यूज शेल कंपनीज। शेल कंपनीज का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो शेल कंपनीज यानी कि फेक कंपनीज। एक ऐसा देश जिसमें ऐसी कंपनी को सेटअप किया जाता है, ऑन पेपर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, एक छोटी सी ऑफिस वहाँ पर होती है और दिखाया ये जाता है कि इस ऑफिस के माध्यम से ये जो कंपनी है ये करोड़ों का बिजनेस कर रही है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें पेपर के ऊपर होती है, रियलिटी में कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। तो ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं शेल कंपनीज। शेल कंपनीज को बनाया इसलिए जाता है ताकि इन कंपनीज के माध्यम से आप टैक्स जो हैं उसकी चोरी कर सकें। तो ऐसे जो देश ऐसी शेल कंपनीज को अलाउ करते हैं, इन देशों को हम कहते हैं टैक्स हेवंस। टैक्स हेवंस यानी कि ऐसे देश जहां पर टैक्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है कि आप दूसरे देश से अपने पैसे जो हैं वहां पर ट्रांसफ़र कर दीजिए और फिर यहाँ पर जो सेल कंपनीज होगी वो थोड़ा एक कमीशन लेगी आपसे और फिर आप ये पैसे धीरे धीरे करके राउंड एंड राउंड अलग अलग जगहों पर घूमते हुए ये पैसे जो हैं वो आपके देश में पहुँच जाएंगे। तो टैक्स हेवंस और शेल कंपनीज जो हैं वो इस प्रकार का काम करती हैं। इट कुड बी टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स अवॉइडेंस जो है इट इज़ नॉट इलीगल, टैक्स अवॉइडेंस इज़ लीगल। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब अगेन सिंपल लैंग्वेज में बात करें, लेमेंस लैंग्वेज में समझे तो आप कुछ ऐसा कुछ मैनेजमेंट टेक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे आप अपने टैक्स जो आपको पे करना है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपए आपने कमाए तो उसमें से 30 करोड़ पे करना है तो आप कुछ ना कुछ खर्च दिखा देंगे। आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके साथ आप थोड़ा बहुत खेलेंगे और फिर आप अपने पैसे जो हैं वो बचा लेंगे। आप टैक्स जो है उसको अवॉइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ जो है उसको कहते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन जो है ये डेफिनेटली इलीगल है। टैक्स इवेजन का मतलब ये है कि आपको टैक्स पे करना है लेकिन आपने इलीगल तरीके से उन पैसों को कहीं पर छुपा दिया है, तो इसको कहते हैं टैक्स इवेजन। इट इज़ नॉट ए क्राइम टू होल्ड एन ऑफ शोर अकाउंट सो लॉन्ग एज इट इज़ डिक्लेयर्ड। अगर आप लेट्स से स्विस बैंक में आपका अकाउंट है तो स्विस बैंक में अकाउंट होना इट्स नॉट इलीगल, लेकिन आपको इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ को आपका जो स्विस बैंक अकाउंट है उसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन जब आप इन्फॉर्म करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इज़न्ट इट? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो छुपाई जाती हैं और जो मेन पर्पस है जैसे मैंने बताया कि या तो आपकी वेल्थ को आप हाइड कर रहे हैं ताकि टैक्स अथॉरिटी के पास प्रॉपर डेटा ना हो, टैक्स अथॉरिटी के पास आपके पास जो वेल्थ है उसका 20, 30, 15, 20 जो भी अलग अलग परसेंटेज है उतने के बारे में। आपकी 100 करोड़ की वेल्थ है तो आप बताएंगे कि आपके पास सिर्फ 15 करोड़ की वेल्थ है और फिर 15 करोड़ की वेल्थ के ऊपर ही आप टैक्स पे करेंगे। दूसरा जो पर्पस है वो है इवेडिंग टैक्सेस। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक तो आप अपनी वेल्थ कम दिखाते हैं तो आप कम टैक्स पे करेंगे और दूसरी चीज़ है कि जब आप पैसे दूसरे देश में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आप टैक्स को इवेड करते हैं। What is required is a global anti-tax abuse network to shape under a world body like United Nations. पायोनियर न्यूज़पेपर का ये जो आर्टिकल है उसमें ये सजेशन दिया है कि दुनिया को एक ग्लोबल एंटी टैक्स एब्यूज़ नेटवर्क की आवश्यकता है ताकि दुनिया के सभी देश यूनाइटेड नेशंस के तहत एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा नेटवर्क तैयार करे कि अगर इस प्रकार की वेल्थ को एक से दूसरे देश में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसके बारे में सभी देशों को पता चले और इनको कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीज़ें। बट इफ़ यू आस्क मी देन आई वुड टेल कि ऐसी बॉडीज़ जो हैं वो रियल वर्ल्ड में काम नहीं करती हैं। ऑन पेपर हम कह सकते हैं कि ऐसा एक ग्रुप बना लेंगे और नेटवर्क शेयरिंग करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे दुनिया के देश हैं जिनका मेन कोर बिजनेस ही यही है। बहुत सारे ऐसे अमीर देश हैं जो नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार की सिचुएशन या फिर इस प्रकार का कोई नेटवर्क बने। आपने नेटवर्क बना भी लिया और
वो देश जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए उस नेटवर्क का पार्ट भी बन गया, लेकिन फिर वो आपके साथ राइट डेटा शेयर नहीं करेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप वहाँ पर जाकर उनके अकाउंट्स, उनकी बुक्स को चेक नहीं कर पाएंगे। ऐसी अथॉरिटी कोई भी देश नहीं देगा। तो मुझे नहीं लगता है कि जहाँ पर हम खड़े हैं आज, जिस प्रकार के से चीज़ें काम कर रही हैं, उनको अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता है कि अगर हम यूनाइटेड नेशंस के तहत भी ऐसी कोई ग्लोबल एंटी टैक्स अब्यूज़ नेटवर्क क्रिएट कर ले, ऐसी कोई बॉडी बना ले, तो फिर इसका कोई ख़ास फ़ायदा होगा। ख़ास करके दुनिया के बहुत सारे ऐसे अमीर देश हैं, राइट, जो यही काम करते हैं। वो अलग अलग ऐसी जो भी बॉडीज़ हैं, या फिर जो ऐसी मल्टी बॉडीज़ को तो एक साइड छोड़ देते हैं, लेकिन जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज़ हैं, तो इन एमएनसीज़ को सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स फ्रंट से नहीं, बैक साइड से उनको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर आप पैसे जो हैं वो हमारे देश में या फिर इस जगह पर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ से पैसे इस देश में और फिर फाइनली हमारे देश में, और हमारे देश से फिर हम आपके अंदर, आपकी कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर लेंगे, आपके शेयर्स खरीद लेंगे और ये फिर आपको दे देंगे, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये पैसे जो हैं वो वापस मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स एक छोटा सा कमीशन जो है वो लिया जाता है कंपेयर टू टैक्स। अगर आपको 30 करोड़ रुपए टैक्स पे करने हैं, तो ये कमीशन आपके पास से 10 करोड़ रुपए का लेंगे, तो भी आप 20 करोड़ रुपए जो हैं वो अपनी जेब में रख पाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारे अमीर देश जो हैं वो एक लंबे समय से करते आए हैं। अब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमें पेंडोरा पेपर्स में पढ़ने को मिल रहे हैं, ज़्यादातर ये लोगों ने पैसे जो हैं वो लेजिट तरीके से कमाए हैं, इतना कोई इलीगल तरीके से पैसे नहीं कमाए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो क्रिमिनल वेल्थ है, ड्रग्स के पैसे, टेररिज्म के पैसे, ट्रैफिकिंग के पैसे, इन सारे पैसों का कैलकुलेशन तो एक एस्टिमेशन ही है। एक टैक्स जस्टिस नेटवर्क नवंबर 2020 में ये रिपोर्ट किया था कि ये क्रॉस बॉर्डर एमएनसी टैक्स एब्यूज़ और प्राइवेट टैक्स इवेजन का टोटल कितना पैसा है। एक देश जो है वो 400 एंड नॉट देश बट ओवरऑल दुनिया जो है वो $430 बिलियन जो हैं वो टैक्स के पैसे जो हैं वो चले गए बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी। The MNCs may have shifted 1.38 trillion out of profit offshore. मल्टीनेशनल कंपनीज ने 1.38 ट्रिलियन डॉलर्स को अलग अलग अपने प्रॉफिट को अलग अलग देशों में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि इतने सारे पैसों के ऊपर उन्होंने टैक्स ही पे नहीं किया है। जैसे मैंने आपको बताया, रिच एंड पावरफुल कंट्रीज प्रोटेक्ट टैक्स हेवंस बिकॉज दे आर इन मोस्ट केसेस द टैक्स हेवंस। यूके की बात करें तो केमन आइलैंड हैं, यूएसए के ऐसे कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पर जिनको आप प्रॉपर टैक्स हेवंस कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे दूसरे देश भी हैं जो इस प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो वो जैसे कि यूके की बात करें तो उनका जो कैपिटल है लंदन सिटी, तो इट इज़ नोन एज अ फाइनेंशियल हब। लेकिन आप देखेंगे कि ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, देन यू विल फाइंड कि अलग अलग ऐसे टैक्स हेवंस में से पैसे फिर इंग्लैंड पहुंचते हैं और फिर इंग्लैंड से ये पैसे वापस दूसरी जगह पर जाते हैं। ऑफ कोर्स इंग्लैंड को एक इसमें से कमीशन मिल जाता है। आयरलैंड जो देश है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है, बट जो सिर्फ जिसका नाम आयरलैंड है, जिसका कैपिटल डबलिन है, तो आयरलैंड जो है उसको भी एक टैक्स हेवन कहते हैं। देन दैट्स वन ऑफ द रीज़न वाई यू फाइंड के आयरलैंड एक बहुत ही अमीर देश है। दूसरी जो एक मज़े की बात है या फिर एक चिंता का विषय है वो ये है कि ये वेल्थी देश जो हैं, ये वेल्थी देश ग्लोबल रूल्स को जब फॉर्मुलेट किया जाता है तो यही सारे देश जो हैं वो टॉप बेंचेस पर बैठे हुए होते हैं। ये टैक्स हेवन को सपोर्ट करने वाले देश ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स और इवेजन के साथ जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या ये टैक्स हेवन को बर्बाद करने के रूल्स बनाएंगे? नहीं, ये टैक्स हेवन्स को सपोर्ट मिले या फिर उनको कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रखे जाए, ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। लास्ट अक्टूबर OECD मेंबर देशों ने मिलकर ये टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में ये जो उनके जो नए ये रूल्स थे वो किसी काम नहीं आए। तो ये है दुनिया की हकीकत। जो लेजिट पैसे हैं जो आप बिजनेस करके कमा रहे हैं उसका इवेजन तो हो ही रहा है, लेकिन जो इलीगल पैसे हैं ड्रग्स के, ट्रैफिकिंग के,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, फिर टेररिज्म, ये सारे पैसों का कैलकुलेशन तो मीन्स ये सारे पैसे जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कौन दे रहा है, उसके बारे में तो इतना कोई रोबस्ट डेटा दुनिया के पास है ही नहीं। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। अब बात करते हैं हेलो ताइवान, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। सबसे पहले तो चलिए ताइवान को लोकेट कर लेते हैं। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी कि ये है ताइवान का एक मैप, ये है चाइना और बीच में है ताइवान स्ट्रेट, यहाँ पर है साउथ चाइना सी, यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, एक आइलैंड नेशन है ताइवान, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ताइवान से पास होती हैं। ताइपी इसका कैपिटल है। ऊपर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड के इट इज़ ईस्ट चाइना सी, और नीचे आपको लुजोन स्ट्रेट देखने को मिलती हैं। वेयर एग्जैक्टली इज ताइवान? एशिया का अगर आप मैप देखेंगे देन यू विल फाइंड ये रहा भारत, ये है इंडियन ओशन, दिस इज बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ मलाका, यहाँ से साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी से थोड़ा आप नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये रहा ताइवान। दो चैनल्स भी हैं, एक बाशी चैनल है जो यहाँ से निकलती है, और एक है मियाको स्ट्रेट जो यहाँ पर है। चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल इज़ ए सी रूट जहाँ से जो शिप्स हैं वो ट्रैवल करती हैं। तो एज यू कैन सी हियर कि ताइवान का लोकेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, तो मैंने कई बार आपको ये चीज़ बताई है कि व्हाट इज़ इंडो पैसिफिक ऑल अबाउट। तो इंडो पैसिफिक यानी कि इंडियन ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देश और पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देश जो हैं उनको ज्वाइन करने वाली एक कड़ी है, दैट इज़ साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करने वाला ये एक देश ताइवान है। तो इसका लोकेशन जो है वो काफ़ी सही जगह पर है, नेचुरली काफ़ी अच्छी जगह पर है। ओके, तो ये हो गई मैप की बात है। अब बात करते हैं कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। वीकेंड की बात करें तो चाइना ने हाल ही में लास्ट फ्राइडे चाइना ने अपना 73rd नेशनल डे सेलिब्रेट किया। और एज वी नो कि जब भी हम हमारे देश का जो नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं या फिर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम आर्ट एंड कल्चर, फिर देश की डाइवर्सिटी के बारे में एक प्रदर्शन होता है नेशनल कैपिटल में। इसी के साथ साथ हमारी जो एक शक्ति प्रदर्शन भी होता है कि हमारे पास किस प्रकार के वेपन्स हैं, ये सारी चीज़ें। सेम थिंग चाइना ने भी किया। चाइना ने 73rd नेशनल डे के दिन पर और उसके बाद चाइना ने 100 से ज़्यादा वॉर प्लेन्स ताइवान की एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में पेनिट्रेट किए, यानी कि वहाँ पर उन्होंने अपने जो एयरफोर्स के, चाइनीज़ एयरफोर्स जिसको कहते हैं PLAAF, पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स, तो पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और दूसरे ऐसे जो एयरफोर्स के प्लेन्स हैं, वॉर प्लेन्स, उनको ताइवान की टेरिटरी में भेजा। और ये ताइवान के लिए एक बहुत बड़ा यू कैन से एक प्रकार का एक थ्रेट है ताइवान के लिए। एक क्लियर सिग्नल चाइना ने दिया है। चाइना एक लंबे समय से ताइवान को यही कहता है कि ताइवान चाइना का ही एक राज्य है, चाइना की ही एक टेरिटरी है। ए क्लियर थ्रेट टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक। चाइना की ये जो हरकत है ये सिर्फ ताइवान के लिए नहीं लेकिन इंडो पैसिफिक के लिए भी एक पीस और स्टेबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा सिग्नल चाइना ने भेजा है पूरी दुनिया को कि ताइवान तो हमारा ही है, खास करके यूएसए को। यूएसए के लंबे समय से ताइवान को सपोर्ट करते आया है। 1949 से ताइवान को चाइना एक अलग सिस्टम समझ रहा है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर मेनलैंड चाइना से अलग है, लेकिन वो चाइना का ही पार्ट है। Since 1949, Taiwan, officially Republic of China, has maintained a separate identity and evolved into a successful multi-party democracy. ताइवान एक डेमोक्रेटिक देश है, काफ़ी मैच्योर डेमोक्रेसी है वहाँ पर। और 2016 में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई। फिलहाल वहाँ की जो सरकार है उस पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। 2016 में ताइवान में ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में आती है और इस पार्टी ने ओपनली ये बता दिया कि चाइना जो मेनलैंड चाइना है, शी जिनपिंग वाला जो चाइना है, वो कहता है वन चाइना। इस चाइना को
रिजेक्ट कर दिया, इस फॉर्मूला को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वन चाइना का पार्ट ताइवान नहीं है। वन चाइना का मतलब ये है कि चाइना ये कहता है कि मेनलैंड में कुछ अलग तरीके की पॉलिटिक्स है, ताइवान में अलग तरीके का पॉलिटिक्स है, हांगकांग में अलग अलग तरीके का पॉलिटिक्स है। ये लेकिन ये अलग अलग जो ताइवान और हांगकांग है ये दोनों मेनलैंड चाइना का ही पार्ट है। वहाँ पर सिस्टम अलग है, थोड़ी हिस्ट्री अलग है, पॉलिटिकल हिस्ट्री अलग है, इसलिए वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, वरना ये चाइना का ही पार्ट है। इस चीज़ को, खास करके ताइवान की बात को, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। द आइलैंड स्टेट हैज़ बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ सस्टेन्ड चाइनीज मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक प्रेशर। पूरी दुनिया के ऊपर, दुनिया के अलग अलग देश जब ताइवान के साथ डील करते हैं तो चाइना उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, ताइवान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि वो बायलैटरल रिलेशनशिप को डेवलप ना कर सके। कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे चाइना जो है वो एक एशिया पैसिफिक का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ग्रुप है, उसको ज्वाइन किया है, और उसमें अब ताइवान की एंट्री जो है वो अलग से नहीं होने देगा। चाइना एक दूसरी टेक्टिक भी फॉलो करता है, इसको कहते हैं ग्रे जोन टैक्टिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको समझ लीजिएगा। ग्रे जोन टैक्टिक्स का मतलब ये है कि वो ओपनली युद्ध नहीं करेगा, वो इनडायरेक्टली आपके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट करता रहेगा। जैसे भारत के साथ हो रहा है, तो भारत में एलएसी के साथ जो इश्यूज चाइना ने क्रिएट किए हैं, वैसे ही इश्यूज जो हैं वो ताइवान के साथ क्रिएट किए हैं। तो ये भारत और ताइवान के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि दोनों एशियन डेमोक्रेसीज हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो काम कर सकते हैं। ताइवान की एक फॉरेन पॉलिसी है, इसको कहते हैं न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी। इस न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी, जैसे कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी थी, फिर इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया गया, वैसे ही ताइवान की फॉरेन पॉलिसी है न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी। इसमें ये साउथ और साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ मिलकर, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ, जिसमें साउथ एशिया का पार्ट भारत भी है, तो ऐसे देशों के साथ मिलकर कोऑपरेशन और बिजनेस और ओवरऑल रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। तो ये उनकी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये दोनों पॉलिसीज एक दूसरे के साथ परफेक्टली सिंक होती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड चाइना, अब बेग योर पार्डन, इंडिया एंड ताइवान, कि वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को मजबूत करें और चाइना को एक क्लियर सिग्नल जो है वो दोनों देश सेंड कर दे कि अगर आप डेमोक्रेटिक देशों को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर डेमोक्रेटिक देश जो हैं वो एक दूसरे के और ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं। दूसरी चीज़, जो बिज़नेस की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हम ताइवान से सीख सकते हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर पावर हाउस माना जाता है। TSMC एक बहुत फेमस कंपनी है, दुनिया की टॉप नंबर की कंपनी है व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। तो TSMC का नाम मतलब है, फुल फॉर्म होता है ताइवान सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, दिस इज TSMC। तो पूरी दुनिया में जो चिप की शॉर्टेज चल रही है, तो वी कैन हैव ए पार्टनरशिप विद ताइवान, और हम यहाँ पर एक बातचीत भी चल रही है कि लगभग कुछ 7.5 बिलियन डॉलर का 7.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया जाएगा, और एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भारत में खोला जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी, IT, डिजिटल हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों के अंदर भारत और ताइवान मिलकर काम कर सकते हैं। भारत में बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी, और ये सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन है वो चाइना से इंडिपेंडेंट हो जाएगी अगर ताइवान और इंडिया मिलकर इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भारत के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, टॉक टू स्मॉल किसान्स। उत्तर प्रदेश के लखमीपुर खैरी में एक वायलेंस हुआ, किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था और पॉलिटिक्स इसमें आ गया, और हुआ ये कि यहाँ पर एक झगड़ा हो गया, वायलेंस हो गया। तो इसकी वजह से कुछ किसानों की मृत्यु हुई है, कुछ बीजेपी के वर्कर्स की भी मृत्यु हुई है। एक लंबे समय से हमारे देश में ये फार्मर का एजिटेशन चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जानबूझकर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ये एक
एक प्रकार का पॉलिटिकल यूनियन या फिर एक पॉलिटिक्स चल रहा है जिसमें ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वो मिलकर किसानों को भड़का रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऐसा भी हमें सुनने को मिलता है। बट रियलिटी ये है कि हमारे देश के छोटे किसान जो हैं उनको ये सारे बेनिफिट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, फॉर एग्जांपल लोन वेवर यानी कि जो ऋण माफ़ी की योजना है, सरकार अलग अलग राज्य की सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट जब लेकर आती है तो इसका फ़ायदा छोटे किसानों तक नहीं पहुंचता है। दूसरी चीज़ कि पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों क्षेत्रों में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शंस की वजह से भी यहाँ पर एजिटेशन और इस प्रकार की चीज़ें जो है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एक चीज़ जो मैं क्लियरली बताना चाहूँगा यहाँ पर वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी गलती जो की वो ये थी कि 3 बड़े रिफॉर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट किसान जो फार्मर एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो एग्री रिफॉर्म्स में 3 बड़े जो बदलाव किए, इनके बारे में इतनी कोई ख़ास डिस्कशन स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं की। पार्लियामेंट में जिस प्रकार से रूल्स को पास किया गया, बिल्स को पास किया गया, रिफॉर्म्स को पास किया गया, वो बहुत ही क्विक था। राज्यसभा में ये भी डिमांड हुई थी कि इसके ऊपर हमें एक थरो डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि थरो डिस्कशन नहीं हुई और इसकी वजह से ही ये फार्मर प्रोटेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हुए। अब किसानों का कहना ये है, जो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं उनका कहना ये है कि ये तीनों रिफॉर्म्स को आप डिलीट कर दीजिए, डिस्कशन कीजिए हमारे साथ, फिर नए रूल्स लेकर आइए। अब ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर ये होगा कि आप कोई भी रिफॉर्म करेंगे तो अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो आकर कहेंगे कि आप चीज़ों को डिलीट कीजिए। तो पार्लियामेंट जो है उसका भी एक रोल है, पार्लियामेंट के बनाए गए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पूरे देश के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, तो हम पार्लियामेंट की अथॉरिटी को भी इस प्रकार से निगलेक्ट नहीं कर सकते और पार्लियामेंट की अथॉरिटी मेंटेन रहे। तो इसके लिए सरकार को भी समझना चाहिए कि ऐसी चीज़ों के ऊपर थरो डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे लगा दिया है, लेकिन एक लंबे समय से इसके ऊपर कोई भी काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आगे नहीं बढ़ा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को ये फार्म रिफॉर्म्स जो हैं वो लेजिट है नहीं है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो जल्द से जल्द कुछ डिसीजन ले, तब जाकर ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एमएसपी हो या फिर ये जो फार्म लोन वेवर है, तो इस प्रकार के जो बेनिफिट्स किसानों को दिए जाते हैं ये ज़्यादातर बड़े किसानों को ही मिलते हैं, छोटे किसानों को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस सिस्टम को भी बदलने की ज़रूरत है। और फार्म लोन वेवर जो हैं ये जेन्युइनली अगर बात करें तो फार्म लोन वेवर जो है वो जेन्युइनली काम नहीं आता है, क्योंकि छोटे किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है और फिर एक आदत भी पड़ जाती है लोगों की कि आप लोन ले लेंगे और फिर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे और फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोन वेवर डिक्लेयर कर देगी और फिर एंड ऑफ द डे टैक्स पेयर के जो पैसे हैं उससे उन पैसों का इस्तेमाल जो है वो लोन वेवर के तौर पर दिया जाएगा। तो पूरी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ये लोन वेवर जो है ये एक हेल्थी चीज़ नहीं है। लास्ट आज का टॉपिक है एन अल्फ़ाबेट सूप, न्यू दिल्ली नीड्स टू शिफ्ट थ्रू द हिंदू का ये आर्टिकल है। अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है कि लेट्स से क्वाड हैं या फिर सार्क हैं या फिर अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, चाहे रीजनल हो मल्टीलेटरल ग्रुप्स हो, तो ऐसे ग्रुप्स में होना जो है वो भारत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। डिस्कस कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, तो ये डिस्कशन आपको काम आ सकती है। ऑकस अभी एक नया ग्रुप बनाया गया ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के द्वारा। इसके बारे में हमने थरो डिस्कशन की है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ऑकस ग्रुप में ये बात है कि मेन जो कोर बात है वो ये है कि इंडो पैसिफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप क्रिएट करने के लिए ये 3 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है और इसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, न्यूक्लियर वेपन वाली सबमरीन नहीं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक लोकेशन ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जब इनके पास होगी तो एक लंबे रूट तक वो जा आ पाएगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूके और यूएसए ने यह तय किया है कि वो ये टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करेंगे। अब ग्रुप डिप्लोमेसी क्या जेन्युइनली रिजल्ट्स पैदा करती हैं? इंदिरा गांधी के समय पर जब उस समय पर
बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने कहा था कि हमें साउथ एशिया को लेकर एक नया ग्रुप बनाना चाहिए, तब इंदिरा गांधी जी ने या फिर उनकी सरकार ने ये सोचा कि ये ग्रुप डिप्लोमेसी जो है ये एक भारत के लिए खतरे का सौदा साबित हो सकती है। सार्क ग्रुप का फिर सार्क ग्रुप की स्थापना हुई। सार्क जो है उसको भारत ज्वाइन करने के लिए मीन्स इस ग्रुप को जब बन रहा था, इसके बारे में बातचीत चल रही थी, तो भारत थोड़ा बहुत स्केप्टिकल था, थोड़ा बहुत चिंतित था कि अगर हम इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो होगा ये कि ये सारे छोटे छोटे देश जो हैं वो मिलकर एज ए ग्रुप हमें फिर घेरने की कोशिश कर सकते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। और फिर जिस देश ने इस ग्रुप को प्रपोज किया है तो वो देश जो है वो सबसे ज़्यादा इस ग्रुप को लेकर ताकतवर देश बन जाएगा। इंडिया ने ज्वाइन तो किया फिर ये सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें 8 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, देन यू हैव नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये 8 देशों का ये ग्रुप है। इसको ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन हमने कुछ कंडीशंस रखी थी। कंडीशन ये थी कि बायलैटरल इश्यूज जो हैं उसमें सार्क दखल अंदाजी नहीं करेगा। फिर डिसीजन जो है वो वोटिंग से लिए जाएंगे और ज़रूरी नहीं है कि हर एक मेंबर जो है वो मीटिंग के लिए प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कोई मेंबर नहीं है तो भी मीटिंग जो है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर हमने ज्वाइन किया। सार्क इवेंचुअली क्या बन गया? सार्क जो है वो इवेंचुअली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म बन गया, एक बॉक्सिंग रिंग बन गया, जिसमें पाकिस्तान जो है वो बार बार भारत के ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाया रहता है और फिर भारत ने इन मीटिंग्स को भी अटेंड करना जो है वो छोड़ दिया है। तो सार्क ग्रुप तो बन गया, लेकिन हम कह सकते हैं कि रीजनल ऐसी कोई मैच्योरिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है जिससे हम ये कह सकें कि सार्क ग्रुप से बाकी के देशों को, ये मेंबर देशों को इतना कोई ख़ास फ़ायदा हुआ हो। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि नेटो हैं, फिर आसियान ग्रुप हैं। सारे ग्रुप्स, ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन एक समय के बाद ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो इररेलेवेंट हो जाते हैं। जैसे कि आज की बात करें तो नेटो ग्रुप, तो यूक्रेन का मैंने कल एग्जांपल दिया था कि जैसे यूक्रेन एक नेटो कंट्री है और क्रीमिया वाला पोर्शन जो है वो रशिया ने उनका छीन लिया, तो नेटो ने क्या किया? कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ कुछ सैंक्शंस लगाया। लेकिन सैंक्शंस लगाते हैं तो भी कुछ इंडिविजुअल देश जो है वो फिर रशिया के साथ डील करने लगते हैं, जैसे कि जर्मनी। तो यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजन में ग्रुप्स हैं। आसियान की बात करें तो आसियान के 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपाइन, सिंगापुर, लाओस एंड वियतनाम। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनका। थोड़ा बहुत ये देश जो हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, फ़ायदा भी है। लेकिन जब चाइना की बात आती है तो चाइना साउथ चाइना सी में ओपनली दादागिरी कर रहा है, लेकिन ये सारे ग्रुप मिलकर चाइना के ऊपर एक साथ प्रेशर जो है वो बातें करते हैं, लेकिन इतना कोई ख़ास प्रेशर जो है वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका कोई सनसेट क्लोज नहीं है। सनसेट यानी कि इनकी कोई डेडलाइन नहीं है। तो ये फिर ग्रुप एक काम या फिर मिशन ख़त्म हो गया उसके बाद भी ये चलते रहते हैं, मीटिंग्स में जाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। और आजकल यूनाइटेड नेशंस की सिचुएशन ऐसी है कि सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशंस के तहत, उसकी अम्ब्रेला के तहत ऐड होती रहती हैं। हमने अभी बात की कि सजेशन ये आ रहे हैं कि यूएन के तहत एक हम ये टैक्स इवेजन और ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक नया नेटवर्क क्रिएट करें। फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ को लेकर, यूएफओ को लेकर, एल्डरली पीपल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा एक्सपांड ही होता जा रहा है। तो इतना ज़्यादा एजेंडा हो चुका है कि अब किसी एक चीज़ के ऊपर आप या फिर मल्टीपल चीज़ों के ऊपर आप फोकस नहीं कर पाते। गोल्डमैन सैक्स ने ये सजेशन किया कि दुनिया के डेवलपिंग देश जैसे कि चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील जो है वो नेक्स्ट जनरेशन की बड़ी इकोनॉमीज बनेगी। ये जब सजेशन आया तो ये 4 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, BRIC। फिर अफ्रीका के एक देश यानी कि साउथ अफ्रीका को इसमें ज्वाइन करके फिर ब्रिक्स बना लिया। जब ब्रिक्स बना उसके बाद धीरे धीरे चाइना ने यहाँ पर नई नई चीज़ें करने की शुरुआत की और चाइना जो है वो फिर एक डोमिनेंट देश बन गया ब्रिक्स का, क्योंकि चाइना ने लोन देने की बात बताई और बैंक क्रिएट की गई ब्रिक्स के तहत, ब्रिक्स बैंक बनाई गई। चाइना ने काफ़ी ज़्यादा पैसे इसमें ऐड किए और फिर मेंबर कंट्री को पैसे देने की बात बताई, तो फिर इवेंचुअली चाइना जो है वो इस ग्रुप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गया। इसका एक नुकसान ये हुआ कि एक दूसरा एक ग्रुप था IBSA, IBSA, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का जो ग्रुप था, ये ग्रुप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तीनों देशों को मेंबरशिप मिले, इसको लेकर डिस्कशन चल रही थी।
ये सारी चीज़ें इररिलेवेंट हो गई, बैक बेंच में चली गई, क्योंकि फिर नया ग्रुप बन गया ब्रिक्स, जिसमें ये तीनों देश शामिल थे। और ब्रिक्स में ये इस प्रकार की डिस्कशन जो है वो नहीं चल रही थी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ऐसा है। जब ये स्टार्ट किया गया तब ये एक ऐसा ग्रुप माना जा रहा था कि ये पीसफुल तरीके से चीज़ों को सॉल्व करेगा, लेकिन फिर इसमें इंडिया पाकिस्तान ऐड हुए, अब ईरान भी ऐड हो गया। तो किसी भी चीज़ को लेकर एक प्रॉपर एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है। टसल्स जो है वो हमें देखने को मिलते रहते हैं। हाल ही में एससीओ की मीटिंग के दौरान वैंग यी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के बीच में एक डिस्कशन हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि एलएसी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। बिम्स्टेक भी एक ग्रुप है। जब सार्क परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया या फिर सार्क ग्रुप में झगड़े बढ़ने लगे, तो एक ऐसा ग्रुप जो बनाया गया था लेकिन उसका वो एक्टिव नहीं था इतना कोई खास, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो भारत ने फिर इसको एक्टिव किया, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगा, लेकिन इसने भी कोई खास रिजल्ट डिलीवर नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जैसे कि IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन देशों का एक ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप्स भी इनएक्टिव रहे हैं। एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, NSG में लंबे समय से हम ज्वाइन करने की कोशिश करें, लेकिन चाइना हमें इसमें एंट्री नहीं दे रहा है। और फिर NSG को ज्वाइन करने के चक्कर में हमने वेसेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जिसमें हमारा इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो क्वाड होने के बावजूद भी USA ने क्यों एक ऑकस जनरेट किया? क्योंकि क्वाड में क्या है कि भारत ओपनली चाइना का विरोध नहीं कर रहा है। तो USA ने सोचा कि अगर क्वाड इनएक्टिव होता है तो ऑकस एक ग्रुप जो है वो एक्टिव हो सकता है। तो शायद USA के लिए एक सेकंड ऑप्शन है, क्वाड का सेकंड ऑप्शन है ऑकस। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग देश ज्वाइन करते रहते हैं और इवेंचुअली ये देखने को मिलता है कि इसका कोई, जिस पर्पस से इसको क्रिएट किया जाता है उसका कोई ख़ास रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं। इसलिए जो प्रश्न मैंने आपको बताया कि ऐसे ग्रुप्स ने रिजल्ट डिलीवर नहीं किया है, आर्ग्यूमेंट कीजिए या फिर क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, तो आप उसमें ऐसे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की और यह है कुछ न्यूज़ आइटम्स। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है वेस्ट बंगाल। आज आपके लिए एक नया प्रश्न है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर स्टडी IQ चैनल एंड आई विल सी यू टुमारो 8 AM। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।